चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करें ना। हमारा चैप्टर नंबर 6 जो था ना, द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, इसके बारे में हमारा चैप्टर था। भाई देखो, इस चैप्टर में जो हमने कल का पार्ट देखा था जिसमें मीटिंग्स किसे कहते हैं उसके बारे में समझा था और मीटिंग के अलग अलग टाइप समझे थे। भाई मीटिंग के बारे में हमने समझा था कि जब कंपनी के कुछ लोग मिलकर कोई एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो जो गैदरिंग होती है उसे ही हम लोग मीटिंग कहते हैं। ठीक है ना, कंपनी के कोई भी इशू के बारे में वो बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे, तो उसे हम लोग मीटिंग कहते हैं, है कि नहीं। और मीटिंग के टाइप्स भी समझे थे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग, स्पेशल मीटिंग्स होती है, वो सब हमने समझा था। अब अब जो हमें चैप्टर का सेकंड पार्ट समझना है, जिस पार्ट में वैसा है कि जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग रिगार्डिंग जो जो टर्म्स यूज होते हैं, जो जो एक्टिविटीज यूज होती है, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स हमें समझने हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर में अलग अलग पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा नोटिस के बारे में। जब भी मीटिंग होती है तो सबसे पहला काम ये नोटिस का होता है, भाई क्या क्या एक्टिविटी होती है और कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, वो अब हम इस पार्ट में समझेंगे ना। जैसे सबसे पहले नोटिस के बारे में आता है, भाई नोटिस क्या होता है। तो कहते हैं जब भी मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग जब हो रही है तो उस मीटिंग होने के 21 डेज पहले, 21 दिन पहले जो है, सबको जिस जिसको मीटिंग में प्रेजेंट रखना है, उन सबको जो है वो एक सर्कुलर भेजा जाता है कि देखो भाई अब ये मीटिंग होने वाली है, इस वजह से मीटिंग होने वाली है, मीटिंग में ये सब एक्टिविटी होगी, ये टॉपिक पे डिस्कशन होगा और इसके रिगार्डिंग हम लोग डिसीजन लेंगे। ये जो एक सर्कुलर उन सबको भेजा जाता है जिस जिसको मीटिंग में बुलाना है, तो उस सर्कुलर को हम लोग नोटिस कहते हैं। बरोबर। जब भी मीटिंग होने वाली हो ना, उससे 21 दिन पहले, 21 डेज बिफोर, सबको ये भेजा जाता है। सबको मतलब जिन जिन को मीटिंग में बुलाना है, उन सबको एक सर्कुलर भेजा जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि देखो भाई अब इस तारीख को मीटिंग होने वाली है, ये उसका पर्पस है, ये मीटिंग का पर्पस, ये मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है, ये टॉपिक पे डिस्कशन होगा, ये मीटिंग का एजेंडा होगा, और मीटिंग के अंदर हम लोग इस रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। ये सब एक सर्कुलर भेजा जाता है, उसे नोटिस कहते हैं, है कि नहीं। सब मीटिंग से पहले ये चीज तो जरूरी है ही ना, कि सबको नोटिस भेजेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई इस तारीख को इस वजह से मीटिंग होने वाली है। नोटिस की डेफिनेशन ही यही है, अ रिटन सर्कुलर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स, डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन मीटिंग। बराबर, कोई भी ऐसा पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन मीटिंग, कि जिसको मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसको बुलाना जरूरी है, उन सबको एक रिटर्न सर्कुलर प्रोवाइड किया जाता है। एक रिटर्न सर्कुलर जिसके अंदर मैंने बताया ना ये सब बातें लिखी गई होती है, मीटिंग कब होगी, क्यों होगी, क्या मीटिंग के टॉपिक्स होंगे, ये सब उनमें भेजा जाता है, उसे हम लोग नोटिस कहते हैं। ठीक है, सबको भेजा जाता है, जो जो मीटिंग में आने वाले हो, कंपनी के मेन मेंबर्स, डायरेक्टर्स, इन सबको ये नोटिस भेजा जाता है। बाबा जरूर ये नोटिस, नोटिस के मेन ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि नोटिस क्यों भेजा जाता है। तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले वही कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग, भाई जिस जिसको हमने नोटिस भेजा है उसको पता तो चले कि भाई मीटिंग क्यों है, उसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन पता चलती है कि देखो भाई इस वजह से ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है ना, इसके लिए नोटिस भेजा जाता है। भाई मुझे अगर कोई रिगार्डिंग नोट, अगर मीटिंग करनी हो कि भाई इस टॉपिक के लिए है, तो मैं सबको नोटिस भेजूंगा ना, जो जो मेरी टीम में होंगे उन सबको नोटिस भेजूंगा कि चलो भाई कल इतने बजे इस वजह से मीटिंग है, सबको प्रेजेंट रहना है। समझ आ रही है बात। तो बेसिक इंफॉर्मेशन पता चले। दूसरा, डिसीजन बाय मेंबर फॉर प्रेजेंट और नॉट। अब जिस जिसको हमने नोटिस भेजा है वो खुद डिसाइड करें कि प्रेजेंट होना है कि नहीं होना है। बरोबर, प्रेजेंट होना है कि नहीं होना है, उनको डिसीजन में भाई 21 डेज का टाइम दिया जाता है उनको, तो इन दिनों में वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमें प्रेजेंट होना है कि नहीं। ये जिस जिसको हमने नोटिस भेजा है, कंपलसरी थोड़ी है कि भाई वो सब प्रेजेंट ही हो। अब मेरी टीम में सपोज अगर 10 लोग हैं, मैंने सबको नोटिस भेजा कि भाई कल इतने बजे मीटिंग है, ठीक है ना, मैंने सबको नोटिस भेजा कि भाई कल, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी में तो 21 डेज पहले नोटिस भेजा जाता है। बरोबर, कि जो 21 डेज में वो लोग डिसीजन लेते हैं। पर सपोज एक एग्जांपल ले कि मैंने अपने 10 लोगों को नोटिस भेजा है कि कल इतने बजे मीटिंग है, तो 10 में से 2 लोग सोचेंगे कि यार देखो मीटिंग इस टॉपिक के लिए है, ये टॉपिक में तो मेरा लेना देना है ही नहीं, तो ठीक है मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगा। बरोबर, तो ये वो डिसीजन लेता है ना कि इस मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है। इसकी वजह से उन्हें ये नोटिस भेजा जाता है कि पता चले ये टॉपिक है, अब ये टॉपिक तो मेरे काम का नहीं है, तो ठीक है हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे।
समझ आ रही है बात? या तो फिर प्रोवाइड एजेंडा, भाई एजेंडा पता चलता है, एजेंडा मतलब आगे आएगा इसके बाद का ही टॉपिक है, बस सिंपल अगर समझाऊं तो एजेंडा मतलब कहलाता है कि भाई मीटिंग के अंदर क्या क्या फंक्शंस होने वाले हैं, लिस्ट ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, उसे हम एजेंडा कहते हैं। कि भाई मीटिंग शुरू होगी तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे, बरोबर ना? ये जो लिस्ट ऑफ फंक्शंस आते हैं ना, उसे हम लोग एजेंडा कहते हैं। तो नोटिस में ही सबको एजेंडा भी प्रोवाइड किया जाता है कि देखो भाई मीटिंग में ये सब चीजें होने वाली है, कि भाई ये सब कामकाज होगा, आखिरी में खाना भी होगा, तो सब आते हैं मीटिंग में। मतलब जस्ट एक बात है कि भाई एजेंडा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है उसमें, कि भाई मीटिंग में क्या क्या फंक्शंस होने वाले हैं। उसके बाद डिसीजन ऑफ वोट फॉर रेजोल्यूशन। हाँ, कि भाई जो भी रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन के बारे में भी आगे आएगा कि प्रॉपर रिजोल्यूशन किसे कहते हैं। रिजोल्यूशन एक तरह का जो है वो रिटर्न जो है वो एक्टिविटी की तरह, कि जिसके जिसके बारे में हमें डिसीजन लेना हो, कोई नया अगर हमें एक्ट बनाना हो, कोई नया रूल बनाना हो कंपनी का, तो उसके लिए जो एक रिटर्न एक्टिविटी होती है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। डिटेल में आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। तो भाई मीटिंग में किस चीज के ऊपर हम डिसीजन लेने वाले हैं, कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, ये भी नोटिस में लिखा जाता है। कि जिससे 21 डेज सामने वाले को दिए जाते हैं और वो सोच के रखे 21 दिनों में कि हाँ भाई मुझे इसके रिगार्डिंग वोट देना है कि नहीं देना है। डिसीजन ऑफ वोट फॉर रेजोल्यूशन। अब सपोज मैंने जो है वो अपनी टीम में 10 लोग हैं, मैंने उनको 20 दिन पहले, 21 दिन पहले ही नोटिस भेज दिया कि देखो भाई 21 दिन बाद इस चीज के लिए हमारी मीटिंग होगी, और उसमें हम लोग ये नया चीज करने वाले हैं, ये नया काम करने वाले हैं, तो सबको वोट देना है। अब 21 डेज में वो भी सब सोच के रखते हैं कि हाँ भाई सच में ये काम जो हो रहा है वो सही है, क्या इसमें गलत है, मुझे उसमें सही वोट देना है, पॉजिटिव वोट देना है कि नेगेटिव वोट देना है। भाई वो भी सोच के रखे ना, इसलिए पहले ही उन्हें नोटिस दे दिया जाता है। या तो फिर प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, वही बात कि भाई उन्हें जो है वो प्रॉपर टाइम मिले, 21 डेज का उन्हें टाइम मिलता है, कि जिससे वो सब चीजों के बारे में सोच के रखें कि भाई अगर ये मीटिंग है तो मीटिंग में मेरा रोल क्या होगा, मुझे जाके क्या करना है मीटिंग में, अगर मुझे वोट देना है तो किस वजह से वोट देना है, अगर मुझे कोई अपनी बात प्रेजेंट करनी है तो कैसे, मुझे कोई स्पीच लिखनी है तो मैं कैसे स्पीच लिखूं। ये सब वो 20 दिनों में, 21 दिनों में तैयार करके रखते हैं ना, तो सामने वाले को भी एक प्रॉपर टाइम मिल जाए, इसकी वजह से ऐसा नोटिस दिया जाता है। समझ आ रही है बात है? ध्यान देना बेटा, कंपनी में जब भी ऐसे कोई स्पेशल मीटिंग होती हो, डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, कोई भी स्पेशल मीटिंग हो, तो उनके लिए 21 डेज बिफोर ये नोटिस दिया जाता है। बराबर। नोटिस रिगार्डिंग दूसरी भी कुछ सिंपल बातें हैं, जैसे वही ड्यूरेशन ऑफ नोटिस जो मैंने बताया ही, कि नोटिस की ड्यूरेशन क्या होती है, तो 21 डेज बिफोर द मीटिंग। नोटिस कैसे भेजी जाती है, तो थ्रू रिटर्न और एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। या तो रिटर्न नोटिस होती है जो सबको सेंड किया जाता है, या तो आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इन सब के थ्रू जो है वो नोटिस भेजा जाता है कि देखो भाई ये हमारा नोटिस है। ठीक है। डिटेल्स ऑफ नोटिस, नोटिस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये चीजें ध्यान में रखना। नोटिस के अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, सबसे पहले तो डेट और डे, कि कौन सी तारीख को है, कौन से दिन को है मीटिंग, ये तो मेंशन होना ही चाहिए नोटिस में। दूसरा वेन्यू, कि मीटिंग है कहाँ पे, ऑफिस में ही है कि दूसरा हॉल बुक करवाया है कि कोई होटल में रखी है, बरोबर ना भाई, कहाँ पे है वो वेन्यू रखा जाता है। टाइम, किस टाइम पे है नोट ये मीटिंग, भाई 21 डेज बाद मीटिंग होगी, सुबह होगी, दिन को होगी, शाम को होगी, वो टाइम। और एजेंडा, एजेंडा मतलब वो लिस्ट ऑफ फंक्शंस, कि मीटिंग में क्या क्या एक्टिविटी होगी, कि पहले हम लोग जो है वो जन गण मन गाएंगे, फिर उसके बाद ये काम होगा, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर घर पे जाएंगे। बराबर। जस्ट एक ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ फंक्शन होता है, कि भाई कंपनी जो है वो उसमें बताती है नोटिस में कि हम लोग ये सब एक्टिविटी करेंगे मीटिंग के अंदर। बराबर। उसके बाद है पावर टू इश्यू नोटिस। अच्छा, ये नोटिस कौन इश्यू करता है, कौन देता है नोटिस, तो नोटिस इश्यू करने का मेन पावर डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना, जो उनकी टीम हुई, तो उन्हें ये राइट होता है या उन्हें ये पावर होता है कि वो नोटिस इश्यू करे। मतलब जब भी कोई मीटिंग होने वाली होती है तो डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये मीटिंग होगी, और उसके लिए ऐसा नोटिस बनाना है और इस लोगों को भेजना है। बरोबर। तो ये डायरेक्टर्स को पावर होता है नोटिस इश्यू करने का। या तो फिर अगर डायरेक्टर कहता है कि जो कंपनी के सेक्रेटरी हैं, भाई मैं उसे पावर दे रहा हूं, वो अपने हिसाब से नोटिस इश्यू करेंगे, तो फिर सेक्रेटरी ऑफ कंपनी वो इश्यू करते हैं नोटिस।
अगर डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑफ कंपनी को नोटिस इश्यू करने का पावर देता है तो, नहीं तो मेन पावर डायरेक्टर के हाथ में ही होता है, बराबर ना, कि वो इश्यू करते हैं नोटिस। या तो फिर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कि अगर कंपनी की रूल बुक, वो आता है ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी की रूल बुक, तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी में जब भी मीटिंग होगी तो उसका नोटिस कंपनी का एमडी देगा, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, वो नोटिस भेजेगा, तो फिर उसे ये पावर दिया जाता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर नोटिस इश्यू करता है। या फिर अगर जो है वो कोई स्पेशल सिचुएशन है तो कंपनी लॉ लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड मतलब जो है वो कंपनी एक्ट बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट की कानून का जो टीम है ना, कानूनी टीम है जो कंपनी लॉ बोर्ड, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी नोटिस इश्यू करती है। वो भी नोटिस कि अगर कोई कंपनी गलत काम कर रही है, इलीगल काम कर रही है, तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी लॉ बोर्ड वो कंपनी के मेन ऑनर, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनी के मेंबर्स, ऑडिटर्स, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नोटिस भेजती है कि आप अरेंज करो कि ना करो, हम जो है वो मीटिंग अरेंज करने हैं और आप लोगों को आना है, बराबर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी लॉ बोर्ड में जो भी कंसर्न ऑफिसर हो, जो भी उसके रिलेटेड ऑफिसर काम कर रहा है, वो ऑफिसर खुद जो है वो सबको नोटिस भेजते हैं तो भाई कंपनी में गलत काम चल रहा है, चलो भाई इस तारीख को मीटिंग होगी और इस मीटिंग में इसका सॉल्यूशन लाना है। बता रही है समझ में? ये होता है स्पेशल पावर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई इलीगल एक्टिविटी या कुछ अलग एक्टिविटी चल रही है तो भी, तो ये जो है वो नोटिस भेजते हैं सबको कि चलो अब इसको सॉल्व करो, बराबर। और दूसरा नोटिस टू हुम, किसको नोटिस भेजा जाता है? देखो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ध्यान में रखना कि पावर टू नोटिस इश्यू, के इश्यू नोटिस, के कौन नोटिस इश्यू करता है, अब वो किसको इश्यू किए जाते हैं, किसको भेजा जाता है नोटिस। सबसे पहले तो सॉल्वेंट मेंबर या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। सॉल्वेंट मेंबर जो भी कंपनी के मेन मेंबर्स हुए उनमें से सॉल्वेंट मेंबर हो वही, सॉल्वेंट मतलब एक तरह से हम कहते हैं जो सदर पार्टी हो, भाई जो इनसॉल्वेंट नहीं हो, जो पैसे लेकर चला न गया हो, उसे नोटिस में, सॉरी उसे जो है वो मीटिंग में नहीं बुलाते, इसकी वजह से उसे नोटिस भेजा जाता नहीं है, बरोबर ना। जो कुछ इलीगल काम करके पैसे लेके चला गया हो या जो इनसॉल्वेंट हो गया हो तो उसे नोटिस नहीं भेजा जाता क्योंकि उसे मीटिंग में बुलाने की जरूरत ही नहीं है। जो जो सॉल्वेंट मेंबर है, या तो फिर अगर कोई मेंबर की डेथ हो चुकी है तो उसका जो नॉमिनी होता है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, कोई भी मेंबर अगर डिसीज्ड मेंबर है या जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। अब मुझे नोटिस जिसको भेजना है उनमें से कोई एक मेंबर की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी में जिसका नाम लिखा होगा हम उसको नोटिस भेजेंगे कि भाई आपको आना है मीटिंग में। या तो फिर ऑडिटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये तो होता ही है ना, कंपनी के जो मेन ऑडिटर हुए, कंपनी के डायरेक्टर, या कोई सब्सिडियरी कंपनी है कि हमारे साथ ही जॉइंट कोई दूसरी कंपनी है तो उसके ऑडिटर, उसके डायरेक्टर्स को भी नोटिस भेजा जाता है कि चलो भाई आपको भी मीटिंग में आना है। या फिर हु हैज राइट टू रिसीव नोटिस, या फिर जिसे भी राइट दिया जाता है, जैसे होता है ना मेन मेन शेयर होल्डर्स, कि जब भी मीटिंग होगी उन शेयर होल्डर्स को तो बुलाया ही जाएगा, तो उन सबको भी नोटिस दिया जाता है कि चलो भाई फिर से मीटिंग हो रही है, आपको आना है ना। जिस जिसको राइट है कि भाई उसे नोटिस मिलेगा, उसे मीटिंग में बुलाया जाएगा, उन सबको नोटिस दिया जाता है। या फिर इन जॉइंट शेयर फर्स्ट पर्सन, कि अगर कोई शेयर होल्डर या कोई शेयर्स जो है वो जॉइंट नेम पे है, होता है ना कि कभी जो है वो दो या दो से ज्यादा लोग पूरी फैमिली मिलकर जो है वो अगर कोई पर्टिकुलर शेयर्स खरीदते हैं, आगे आता था ये जॉइंट शेयर्स के बारे में, तो जॉइंट शेयर अगर हो, एक ही शेयर में दो तीन लोगों का नाम लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन जो भी होगा ना उसे नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, नोटिस टू होम, किसे नोटिस भेजा जाता है, इन्हें। फिर वेयर इज द नोटिस सेंड टू, कि नोटिस कहां भेजा जाता है, कहां पे भेजा जाता है, तो रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो जो मेन पर्सन है, कंपनी के डायरेक्टर्स हुए, ऑडिटर हुए, जो कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, तो उन्हें तो कंपनी के अंदर ही जो है वो नोटिस भेजा जाता है, बरोबर। जो डायरेक्टर रोज कंपनी में आ रहे हैं तो उन्हें कंपनी के अंदर ही एनवेलप में मस्त पैक करके नोटिस दिया जाता है कि चलो भाई 21 दिन बाद जो है वो मीटिंग है। बाबा जो कंपनी में आ ही रहे हैं तो उन्हें, लेकिन जो कंपनी में रेगुलर नहीं आ रहे, जैसे शेयर होल्डर्स हुए, शेयर होल्डर्स हुए ना, वो तो कंट्री के या दुनिया के कोई भी कोने में रहते हैं, बरोबर। तो उन्हें अगर जो है वो कंपनी की मीटिंग में बुलाना है तो उन्हें नोटिस भेजा जाता है उनकी रजिस्टर एड्रेस पे, थ्रू पोस्ट, थ्रू स्पीड पोस्ट, या तो फिर कुरियर के थ्रू,
बरोबर, या आज के टाइम में कहो तो मेल के थ्रू, ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जाता है। बराबर, नोटिस कहाँ भेजा जाता है तो ये ध्यान रखना, जो भी शेयर होल्डर, जो भी मेन मेंबर्स हैं, उनके घर पे उनकी जो मेन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, होता है ना भाई कंपनी में के रजिस्ट्रार और ऑफिस में वो सब नाम लिखवाते हैं ना कि भाई ये पर्सन यहाँ रहता है, ये पर्सन यहाँ रहता है, तो उनको नोटिस भी वहीं भेजा जाता है। उसके बाद हाउ इज द नोटिस सर्व्ड, नोटिस कैसे भेजा जाता है, तो ये तो बता ना, या तो बाय पोस्ट, पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है। बरोबर, आज पहले पोस्ट होता था, अब जो है वो ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ऐसे होता है। या फिर बाय एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई पब्लिक नोटिस है कि पूरी पब्लिक को बुलाना है, सबको बुलाना है, जिस जिसको आना है आ जाओ भाई मीटिंग में, कि यहाँ मीटिंग होगी, होता है भाई कंपनी में बहुत मीटिंग ऐसी भी होती है जिसमें सबको बुलाया जाता है, कि भले ना 1000 लोग क्यों ना आ जाए, सबको बुलाया जाता है मीटिंग में। तो अगर कोई ऐसी मीटिंग हो तो न्यूज़पेपर में ही एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि भाई ये पब्लिक नोटिस दे दिया है हमने, 21 दिन बाद यहाँ पे इस वजह से ये चीज के लिए मीटिंग है। बरोबर, तो अगर कुछ ऐसा है पब्लिक नोटिस देना है तो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, या तो फिर डिलीवर्ड बाय हैंड, कि जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी के अंदर ही अगर लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं या दूसरे मैनेजर्स, कोई भी कंपनी के अंदर ही है, तो उन्हें बाय हैंड सामने ही दे दिया जाता है कि लो भाई नोटिस, 21 दिन बाद आपको मीटिंग में आना है। ठीक है, ये समझना। और लास्ट पॉइंट, मेन पॉइंट, कि ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग नोटिस, कि जब भी नोटिस होता है, नोटिस जब इश्यू किया जाता है, तो सेक्रेटरी, जो कंपनी के सेक्रेटरी है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसका काम क्या है। बराबर, हम तो ये चैप्टर ही, मतलब हमारा सब्जेक्ट ही वही है ना, एसपी के बारे में, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो जो सेक्रेटरी होते हैं उसको क्या जो है वो ड्यूटीज है, उसका क्या फर्ज है ये नोटिस के रिगार्डिंग समझना। तो उसका सबसे पहला काम यही है कि सेंड नोटिस बिफोर 21 डेज ऑफ मीटिंग, मीटिंग के 21 डेज पहले ही जो है वो नोटिस भेजना है, लेट नहीं करना है, ये उसकी ड्यूटी है। दूसरा, प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ नोटिस, नोटिस का एक प्रॉपर स्पेसिमेन तैयार करना है। स्पेसिमेन मतलब एक तरह से एक नमूना तैयार करना, एक एग्जाम्पल तैयार करना, कि देखो भाई हम नोटिस ऐसे लिखेंगे, ये सब बातें होगी। वो नोटिस पहले डायरेक्टर को दिखाया जाता है कि देखो भाई हम सबको ऐसा नोटिस भेजें, चलेगा? डायरेक्टर कहते हैं हाँ भाई चलेगा, तो ठीक है उसे भेज दो। बराबर, तो वो नोटिस का स्पेसिमेन रेडी करना वो इसका काम है। या दूसरा कि सेंड रिपोर्ट ऑफ जनरल मीटिंग। हाँ, देखो नोटिस में ये सब बातें तो लिखी ही जाती है जो हमने पहले बताया, डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, ये सब तो लिखा ही जाता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें नोटिस में ऐड करनी है तो वो बातें भी इसमें लिखी जाती है। जैसे एक्स्ट्रा में ये आते हैं कि सेंड रिपोर्ट ऑफ जनरल मीटिंग, कि कोई जनरल मीटिंग हुई हो, भाई सपोज अगर कोई मीटिंग करनी है उससे पहले जनरल मीटिंग हुई, ठीक है ना, समझना। जनरल मीटिंग होता है ना, कंपनी के सब डायरेक्टर्स मिलके अगर मीटिंग कर रहे हैं, जो हमने कल भी समझा था कि अगर कोई जनरल मीटिंग हुई, समझो आज अगर जनरल मीटिंग हुई और जनरल मीटिंग में कोई इश्यू क्रिएट हुआ, कोई इश्यू क्रिएट हुआ कि यार ये चीजें कंपनी में चल रही है, गलत है, इसको सुधारना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कोई ऐसा इश्यू क्रिएट हो रहा है जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है ना, तो फिर से जो है वो 21 दिन बाद एक नोटिस, मतलब एक मीटिंग रखी जाती है कि ये इश्यू क्रिएट हुआ तो उसको सॉल्व कैसे करें। बरोबर, तो जब नोटिस भेजा जाता है ना यहाँ नोटिस, तो उस नोटिस में जनरल मीटिंग की रिपोर्ट भी भेजी जाती है कि देखो भाई 2 दिन पहले ये जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें सब जो है वो इस तरह से लड़ पड़े थे, तो ये इश्यू क्रिएट हुआ था, तो उसकी वजह से हमें फिर से एक मीटिंग करनी है कि जिसमें इस इश्यू का सॉल्यूशन हो। बरोबर, तो अगर कोई ऐसी जनरल मीटिंग हुई है जिसमें कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है ना, जरूरी नहीं, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ कि भाई ये नेगेटिव सिचुएशन, कुछ अच्छा भी होता है कि चलो भाई जनरल मीटिंग में पता चला कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है, तो हम लोग कंपनी की एक नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं, तो क्या भाई उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी होगी, चलो इसके लिए मीटिंग करनी है। पॉजिटिव भी तो होता है ना यार, हमेशा थोड़ी वैसे ही होता है। तो अगर कोई मीटिंग हुई, उसमें कोई अगर इश्यू क्रिएट हुआ या कोई टॉपिक क्रिएट हुआ, उसके रिगार्डिंग फिर से मीटिंग करनी है, तो पहले मीटिंग क्या हुई थी उस जनरल मीटिंग की रिपोर्ट भी नोटिस में भेजी जाती है कि देखो भाई नोटिस में लिखा जाता है देखो ऐसा ऐसा हुआ था, उसकी वजह से अब फिर से हम मीटिंग कर रहे हैं। बरोबर ना। या फिर एनक्लोज अ कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन स्पीच, अगर ये सब बातें भी कुछ है तो उसकी कॉपी, उसकी जेरोक्स भी नोटिस के साथ भेजी जाती है। बरोबर, होता है कि अगर कोई एनुअल अकाउंट है, पता चला हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल और बैलेंस शीट ये तैयार किया उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसके रिगार्डिंग मीटिंग करनी है, तो क्या गड़बड़ है वो नोटिस के साथ उसकी कॉपी भी भेजी जाती है कि देखो भाई ये प्रॉब्लम थी उसमें।
अगर कोई चेयरमैन की स्पीच है कि 2 दिन पहले चेयरमैन ने टीवी पे जाके जो है वो स्पीच दी थी कि भाई हफ्ते में इतने घंटे काम करने चाहिए, और भाई उसके रिगार्डिंग जो है वो टीवी पे बहुत सारी जो है वो इश्यूज क्रिएट हो गए, तो भाई चलो अब इसके लिए मीटिंग करनी है हमें। तो उसने एक्चुअल स्पीच क्या दी थी वो भी नोटिस में उसकी कॉपी लिख कर, उसकी एक्चुअल स्पीच की कॉपी लिखकर सबको नोटिस भेजा जाता है कि देखो भाई चेयरमैन ने ऐसा ऐसा बोला था, उसकी वजह से इश्यू क्रिएट हुआ, तो अब उसके रिगार्डिंग नोटिस मीटिंग करनी है हमें, तो ये नोटिस है। बरोबर, हाँ होता है ना भाई, ये चीजें ये प्रैक्टिकली होती है उसमें। तो इसके लिए ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसके वजह से ये मीटिंग हो रही है तो उसकी कॉपी भी नोटिस के साथ रखी जाती है। या फिर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ फंक्शंस, जो हमने पहले ही बताया एजेंडा में कि भाई क्या क्या फंक्शंस होंगे, कि भाई मीटिंग के अंदर क्या क्या कामकाज होने वाले हैं, उसकी भी लिस्ट उसमें लिखी जाती है नोटिस के अंदर। ये सेक्रेटरी का काम है, वो नोटिस में ये सब लिखते हैं। एंड एनी अदर मैटर प्रपोज बाय चेयरमैन, या तो कंपनी के चेयरमैन अगर कुछ कहते हैं कि भाई मीटिंग के अंदर ये बातें भी होनी चाहिए, तो वो सेक्रेटरी नोटिस के अंदर वो सब भी लिखता है कि देखो भाई मीटिंग के अंदर ये सब बातें भी होंगी। समझ आ रही है बात? तो नोटिस क्या एक्चुअली, नोटिस किसे कहते हैं, वो माइंड क्लियर हो रहा है ना? तो जैसे नोटिस के बारे में हमने समझा ना, अब दूसरे एक दो टर्म समझे, जैसे एजेंडा किसे कहते हैं, कॉरम किसे कहते हैं, ये दो टर्म भी और हम लोग समझे इसमें। तो भाई एजेंडा क्या कहलाता है, जैसे अभी मैंने नोटिस में बताया ही कि जो भी मीटिंग में फंक्शंस होने वाले हैं वो लिस्ट ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, उसे हम लोग एजेंडा कहते हैं। बरोबर ना? नोटिस के साथ ही एजेंडा भी लिखा जाता है ना, कि जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि भाई मीटिंग जब होगी 21 दिन बाद तो उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे। जैसे मैंने ऐसे ही बेसिक एग्जांपल दिया था ना कि भाई जब मीटिंग होगी तो मीटिंग भाई इतने बजे होगी, पहले हम लोग भाई ये राष्ट्रगीत गाएंगे, उसके बाद जो है वो ये हम लोग बातचीत करेंगे, हाय हेलो करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, फिर आखिरी में खाना नाश्ता खाकर वापस जाएंगे। ऐसे जनरल खाली एग्जांपल माइंड में याद रखने के लिए कि ये जो सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं ना कि हाँ भाई देखो ऐसा 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 होगा, बरोबर, उसे हम लोग एजेंडा कहते हैं। ये मैं मस्ती कर रहा हूँ कि भाई खाना खाना ने, राष्ट्रगीत गाना ने, मेन जो जो फंक्शंस हैं कि पहले इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, ये टॉपिक में जब डिसीजन लिया जाएगा तो उसके बेस पे ये टॉपिक होगा, तो उसके बेस पे ये टॉपिक होगा, कि पहले ये पर्सन आके स्पीच देगा, अपनी बात कहेगा, फिर ये पर्सन आके स्पीच देगा, अपनी बात कहेगा। बरोबर, ये जो सीरीज होती है ना उसे हम लोग एजेंडा कहते हैं। एजेंडा की डेफिनेशन ही वही है, द लिस्ट ऑफ फंक्शंस टू बी कंडक्टेड एट अ मीटिंग, कि मीटिंग में जो भी लिस्ट ऑफ फंक्शन, जो जो कामकाज होने वाले हैं सीरीज वाइज, उसे हम लोग एजेंडा कहते हैं। एजेंडा क्यों बनाया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों ऐसा सीरीज बनाया जाता है? सिंपल ऑब्जेक्टिव उसका, मेन मकसद यही रहता है कि भाई मीटिंग मस्त प्रॉपरली चले, सीरीज वाइज चले। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा का, वही है कि मेंबर्स आर अवेयर अबाउट द पर्पस ऑफ मीटिंग, कि सबसे पहले तो मेंबर्स को पता होना चाहिए कि मीटिंग क्यों है, किस वजह से है, मीटिंग में क्या क्या होगा। ये सीरीज उनको भी होगा ना भाई, 21 दिन पहले ही नोटिस में ही उनको लिख के दे दिया जाता है कि देखो भाई मीटिंग में ये सब चीजें होगा, तो वो पहले ही अवेयर रहते हैं कि हाँ भाई मीटिंग में ये होने वाला है। उसके बाद मेंबर्स कैन डिस्कस देयर ओपिनियन, कि भाई मेंबर्स जो है उस 21 दिन में अपना ओपिनियन भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखो भाई मीटिंग में ये सब होने वाला है ना, तो उसमें ये एक्टिविटीज के साथ साथ हमें भी अपना ये कंट्रीब्यूशन करना है। बरोबर होता है ना भाई, जैसे संसद में होता है, एक बेसिक एग्जांपल इसमें नहीं है, ये खाली पॉइंट क्लियर करने के लिए। संसद में, पार्लियामेंट में होता है कि जब भाजपा और कांग्रेस या जो भी सब पार्टीज होती है उनकी मीटिंग होती है वहां, तो उनमें उनमें भी एजेंडा होता है कि भाई चलो मीटिंग होगी तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये स्पीच देगा, उसके बाद ये स्पीच देगा। बरोबर, तो ये एजेंडा पहले ही सबको पता होता है, सबको जो भी मेंबर्स वहां बैठे हुए होते हैं सबको पता होता है। तो वो पहले ही मेंबर्स कैन डिस्कस देयर ओपिनियन, पहले ही अपना ओपिनियन जो है वो डिसाइड करके रखते हैं कि देखो भाई ये पर्सन जब स्पीच देने आएगा ना तो हम सब शोर करेंगे, उसकी स्पीच नहीं सुनने देंगे। बरोबर, होता है ना पार्लियामेंट में ऐसा, आप लोग शायद कभी टीवी पे अगर देखते हो तो कोई भी स्पीच देने आता है तो पीछे सब जो है वो शुरू हो जाते हैं जोर जोर से। बरोबर, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल कि भाई मेंबर्स को भी अपना ओपिनियन पता चलता है, मतलब वो पहले ही डिसाइड करके रखते हैं। 21 दिन मिलते हैं ना उनको, तो वो पहले ही डिसाइड करके रखते हैं कि देखो भाई ये एजेंडा होगा तो उस वक्त जब ये स्पीच देने आएगा या ये जब डिसीजन होगा तो उसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन ये होगा। मैं मजाक करने के लिए नेगेटिव बता रहा हूँ, पॉजिटिव भी चीजें होती है कि हाँ भाई ये सब होगा तो उसमें हम लोग अपना भी सजेशन देंगे, ये चीज जो मालिक के समझ में, डायरेक्टर के समझ में नहीं आ रही है, हम भी जो है वो बताएंगे। ठीक है,
या फिर एंश्योर दैट ऑल टॉपिक आर कवर्ड एंड रिपीटेशन आर अवॉइडेड। बरोबर, एजेंडा जब डिसाइड हो जाता है, एक सीरीज डिसाइड होती है, तो पता चलता है कि हाँ भाई सब टॉपिक कवर हो गए ना, मीटिंग में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब उसमें आ जा रही है, कोई भी चीज रिपीट तो नहीं हो रही, कोई भी चीज छूट तो नहीं जा रही है, उसके लिए मेन ये एजेंडा बनाया जाता है। और एजेंडा की इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस भी उसी में ही आ गई, क्यों एजेंडा बनाया जाता है, फायदा क्या। सबसे पहला वही है ना कि वर्क कंडक्टेड एज पर एजेंडा, कि अगर एजेंडा जो है वो बना हुआ है, एक सीरीज ऑफ फंक्शन बना हुआ है, तो काम उसी के हिसाब से होता है। जब मीटिंग होती है तो उसमें पहले से ही माइंड सेट होता है ना कि हाँ भाई मीटिंग में ऐसा ऐसा होने वाला है, बरोबर, तो वो क्लियर रहता है माइंड पहले ही। दूसरा, वर्क कंडक्टेड सीरियल वाइज, ये भी वही। एंड चेयरमैन एंड सेक्रेटरी कैन रिकॉर्ड नोट्स, हाँ, कि जब जो है वो मीटिंग चल रही होती है तो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, वो अपने नोट्स बनाते रहते हैं, कि हाँ भाई सेक्रेटरी, जो हम आगे देखेंगे भी इसमें कि उसकी ड्यूटीज में सेक्रेटरी नोट बनाते रहते हैं कि हाँ भाई जो हमने एजेंडा बनाया, जो फंक्शंस की सीरीज बनाई, उसके हिसाब से सब बरोबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बरोबर। तो सिंपल वे में कहो कि जब एजेंडा बनाया जाता है, सीरीज ऑफ फंक्शंस बनाए जाते हैं, तो उसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि मीटिंग स्मूथली चलती है। मीटिंग में पहले ही क्लियर होता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, उस वक्त सब ये सोचने बैठे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसी वजह से पहले से ही वो सब डिसाइड होता है। क्लियर। और ये मेन पॉइंट कि ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी, कि जब एजेंडा के लिए, एजेंडा जब क्रिएट किया जाता है या उसको फॉलो किया जाता है, दोनों वक्त में सेक्रेटरी का काम क्या है। तो सबसे पहला काम वही है ना, प्रिपेयर एजेंडा आफ्टर डिस्कशन ऑफ बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर ही सेक्रेटरी सबसे पहले एजेंडा डिसाइड करते हैं। नोटिस में लिखा जाता है ना एजेंडा, तो नोटिस बनाने से पहले ही सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग करती है, मतलब उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई मीटिंग के एजेंडा क्या होने चाहिए, क्या क्या फंक्शंस उसमें रखने हैं। वो जब डिसाइड हो जाता है तो वो नोटिस में रखते हैं, तो वो नोटिस सबको भेजते हैं। ठीक है। सो प्रिपेयर एजेंडा आफ्टर डिस्कशन ऑफ बीओडी। दूसरा, डिसाइड प्रोसीजर ऑफ एजेंडा, कि हाँ भाई एजेंडा की प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कि भाई किस तरह से एजेंडा चलाना है, जो मैंने बताई सीरियल वाइज तो चलता ही है, लेकिन उसकी प्रोसीजर भी डिसाइड की जाती है कि ये एजेंडा को फॉलो कौन करेगा, कि ये सेक्रेटरी बताए कि सेक्रेटरी को खुद फॉलो करना है कि और कोई पर्सन उसे फॉलो करने वाला है। बराबर। अब जैसे सपोज अगर स्पीच है कि भाई मीटिंग में डिसाइड हुआ कि एक एक करके ये सब स्पीच देंगे, मतलब अपना अपना ओपिनियन बताएंगे, पहले ये पहले ये पहले ये। तो अब भाई कंपनी की मीटिंग है, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं उसमें, तो एक ने स्पीच खत्म की तो दूसरा इंतजार करता है कि कोई उसे बोले कि सो नाउ यू प्रोसीड, कि अब आप आगे बढ़ो, आप बोलो। तो ये बोलने वाला कौन, एक जस्ट एग्जांपल कि भाई ये बोलने वाला कौन होगा, कि भाई जो उसे बोलेगा चलो भाई इसकी स्पीच खत्म हुई अब आप आगे बताओ। बराबर। जैसे वो पार्लियामेंट होता है तो पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं, शायद आपने टीवी पे देखा हो, जो संसद होती है नेता की, उसमें पार्लियामेंट में स्पीकर बैठे होते हैं, उसका ये काम होता है, वो बताता है कि चलो अब उसके बाद ये काम करना है, चलो भाई इसकी स्पीच खत्म हुई, चलो अब आप बढ़ो। तो ये जो पूरी प्रोसीजर होती है कि कब क्या करना है, कैसे फॉलो करना है, कौन इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, तो ये सेक्रेटरी खुद देगा या सेक्रेटरी किसी को बोलता है कि देखो भाई तुम्हें सबको इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये प्रोसीजर भी डिसीजन सेक्रेटरी ही लेता है कि वो खुद ये प्रोसीजर करेगा कि किसी और से। एंड रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग, हाँ, सेक्रेटरी खुद जो है वो प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करता है, जब मीटिंग चल रही होती है तब वो रिकॉर्ड करता है कि एजेंडा के हिसाब से ही मीटिंग चल रही है कि नहीं, कोई काम छूट तो नहीं गया, सीरीज वाइज ही चल रहा है ना, कोई आगे पीछे तो नहीं जा रहा है, बराबर ना, ये सब रिकॉर्ड करने का काम भी सेक्रेटरी का है। ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कॉरम, हाँ, कि कॉरम का जो है वो अटेंशन देना, कॉरम यहाँ पे है जो हम आगे समझेंगे भी। कॉरम सिंपल वे में होता है कि मीटिंग के लिए जितने मिनिमम मेंबर्स की जरूर हो, उतने मिनिमम मेंबर पहले होने चाहिए मीटिंग में, तो ही मीटिंग शुरू होती है, उसे कॉरम कहते हैं। भाई अगर डिसाइड हो कि भाई मीटिंग में 5 लोग होंगे तो ही मीटिंग शुरू होगी, तब तक शुरू नहीं होगी। तो ये सेक्रेटरी जो है, ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कॉरम, सेक्रेटरी ये ध्यान देता है कि देखो भाई आपने बोला था 5 लोग आने चाहिए, अभी तक आए नहीं है, तो सॉरी मीटिंग अभी शुरू नहीं होगी या मीटिंग कैंसिल। बरोबर। ये सेक्रेटरी 5 जस्ट एग्जांपल, 50 भी होते हैं कि मैं मीटिंग में 50 लोग होने चाहिए, तो सेक्रेटरी चेक करता है 50 पूरे होंगे तो मीटिंग शुरू होगी, तब तक शुरू नहीं होगी, नहीं तो मीटिंग कैंसिल। समझ आ रही है बात। तो ये भी चेक करने का काम सेक्रेटरी का है कि ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कॉरम। और उसके बाद ड्रॉ अटेंशन ऑफ द लीगल एस्पेक्ट, कि हाँ अगर कोई भी लीगल मैटर है
कि देखो भाई मीटिंग में अगर ये काम हुआ तो हम पे केस हो जाएगा, मीटिंग में किसी ने गलत स्पीच दे दी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ भाई मीटिंग के वक्त ये भी बातें ध्यान में रखनी है, नहीं तो भाई गवर्नमेंट हमारे ऊपर इश्यू क्रिएट कर सकती है। जो भी बात हो, जो भी टॉपिक, कोई भी लीगल एस्पेक्ट है अगर, तो वो लीगल एस्पेक्ट के बारे में भी ध्यान रखना सेक्रेटरी का काम है, कि कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है। समझ आ रही है बात? और दूसरा, अरेंज द सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ भाई, सीटिंग अरेंजमेंट अरेंज करना ये भी सेक्रेटरी का काम है, कि जो भी मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स कौन कहाँ बैठेगा, किस तरह से। भाई मेन मालिक है, उसको पता है ना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसे राउंड टेबल सब राउंड में बैठे होते हैं, तो एक कोने पे मेन पर्सन बैठता है, तो भाई कंपनी का मेन मालिक है वो यहाँ बैठेगा, उसके पास में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स बैठेंगे, भाई दूसरी तरफ चेयरमैन बैठेगा। तो ये जो अरेंजमेंट होती है ना, ये भी सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं। ऐसा ना हो कि मालिक की जगह वहाँ कोई शेयर होल्डर आके बैठ जाए, मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, मैं जाके वहां बैठ जाऊं, भाई मैं ही हूँ उस कंपनी का मालिक। तो ऐसा ना हो, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी ये सेक्रेटरी डिसाइड करता है। और जब सब बैठ गए, अगर उसमें से कोई मेंबर, जितने भी बैठे वहां सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी बैठ गए, अब उसमें से कोई अगर बोल रहा है कि यार मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, उसके एजेंडा की एक कॉपी मुझे दो, तो बरोबर, आपने शायद टीवी में कभी देखा होगा कि जब मीटिंग होती है ना, तो सब अपने हाथ में कुछ पेजेस लेके बैठते हैं। उस पेजेस में ज्यादातर नोटिस या एजेंडा लिखा हुआ होता है, कि भाई मीटिंग में ऐसा ऐसा होने वाला है। तो अगर कोई मेंबर जो है वो बोल रहा है कि ना प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एजेंडा, कि अगर कोई मेंबर जो है वो ये मांग रहा है कि भाई मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, मुझे एक लिस्ट दो, तो बरोबर, तो सेक्रेटरी उसे वो कॉपी प्रोवाइड करता है और साइन लेता है कि भाई इसने कॉपी ली है, बरोबर। हाँ भाई, साइन करवाता है अपने रजिस्टर में कि भाई इस पर्सन ने कॉपी ली है। या अगर वो सबको खुद ही देना चाहते हो तो ठीक है, सबसे साइन लेकर सबको सेक्रेटरी खुद ही दे देता है कि देखो भाई मीटिंग में ऐसा ऐसा होगा। तो हर पर्सन अपनी सीट पे बैठे हुए चेक करता है ना, भाई ये काम हुआ मीटिंग में, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, बरोबर। तो वो एक पेजेस, वो एक रिपोर्ट, एजेंडा, वो सबको प्रोवाइड करता है ये सेक्रेटरी। एंड कन्वे थैंक्स टू द मेंबर्स, और आखिरी में उन्हें थैंक यू कहते हैं, बरोबर ना। ये सेक्रेटरी का काम है कि सबको थैंक यू कहना। अच्छा, वो थैंक यू में अलग अलग तरीके होते हैं भाई सेक्रेटरी के। या तो सबकी स्पीच खत्म हो गई तो आखिरी में सेक्रेटरी आएगा अपनी स्पीच देने के, थैंक यू आप सब आए, आप सब ने जो है वो अपना समय निकाला, ठीक है। तो ऐसे ही या तो वो सेक्रेटरी स्पीच देगा, या तो फिर थैंक यू कार्ड होते हैं आज की तरह, कि जाते वक्त जो है वो सबको थैंक यू कार्ड दे दिए गए कंपनी में। हाँ होता है भाई, ये ऐसा होता है यहाँ। सिंपल जैसे बताया था, खाना पीना होता है, सेक्रेटरी कहेगा कि चलो भाई आप सब आए, आपके लिए बहुत बहुत आभार, अभी खाना खा लो भाई सब। सो सेक्रेटरी जो है वो डिसाइड करता है, मतलब आखिरी में सबको थैंक यू कहता है कि चलो भाई मीटिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हुई, बराबर। तो ये एजेंडा, एजेंडा ध्यान में रखना बेटा, लिस्ट ऑफ फंक्शन। और उसके बाद एक टर्म आता है मीटिंग का, जिसे हम लोग कहते हैं क्वारम। भाई क्वारम क्या होता है? तो जैसे पहले भी बताया कि कोई भी मीटिंग करने के लिए लीगली मिनिमम कुछ मेंबर्स का होना जरूरी है, कि इतने मेंबर प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो वो जो नंबर डिसाइड होता है ना, ये कंपनी खुद डिसाइड करती है, या तो कंपनी के रूल बुक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि जब भी मीटिंग होगी तो इतना होगा, है ना। या तो कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई जब भी मीटिंग होगी तो मिनिमम इतने लोग चाहिए, तो हमारी मीटिंग आगे बढ़ेगी, तब तक नहीं। तो वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है ना मेंबर्स की, उसे हम लोग क्वारम कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ही वही है, द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द मेंबर इज कंसीडर एज द क्वारम ऑफ मीटिंग। द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स, के इतने मेंबर्स की जरूर है, उसे कंपनी का या मीटिंग का क्वारम कहते हैं, बराबर। ये क्वारम सबके लिए अलग अलग होता है, सब, ये छोटा सा ही टर्म है खाली, ये हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस के थ्रू आपके टेक्स्ट बुक में भी समझाया हुआ है कि अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कि जिन्होंने पब्लिक से जो है वो पैसे लिए हैं थ्रू शेयर्स, अगर ऐसी कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसके लिए कैसा होता है? तो उनके लिए कुछ ये पॉइंट है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर लेस देन 1000 है, समझना है ये पॉइंट और याद भी रखना, कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर लेस देन 1000 है, 1000 से कम शेयर होल्डर्स हैं, तो उनमें मिनिमम 5 मेंबर्स का क्वारम रहता है। कितने? 5 मेंबर्स का क्वारम, मतलब 5 लोग मीटिंग में होंगे तो ही मीटिंग चालू होगी। जिस कंपनी के शेयर होल्डर 1000 से कम है, जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स 1000 से 5000 के बीच में है, उसमें मिनिमम 15 मेंबर का क्वारम रहता है, मतलब 15 लोग मीटिंग में होंगे तो ही।
और जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स 5,000 से ज्यादा हैं, मतलब 5,000 से ज्यादा लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, शेयर होल्डर अगर 5,000 से ज्यादा हैं, तो उस कंपनी की मीटिंग का क्वोरम 30 मेंबर्स का रहता है, मतलब उसमें 30 मेंबर प्रेजेंट होंगे तो कंपनी शुरू होगी, सॉरी मीटिंग शुरू होगी। अरे बात ध्यान, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए है ना, ये क्वोरम रहता है। फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने पब्लिक से पैसे नहीं लिए हैं, अपने हिसाब से काम कर रही है, तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स रहते हैं। भाई 2 मेंबर्स रहते हैं, 2 मेंबर्स होंगे तो मीटिंग चालू हो गया, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है। एंड इफ मीटिंग इज रिकन्वेंस्ड, हाँ चलो ये एक टॉपिक है, ये तो हुआ ना पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के लिए। अब सपोज इसमें ऐसा होता है कि क्वारम के अकॉर्डिंग ही मीटिंग डिसाइड होती है। अगर क्वारम के हिसाब से जो है वो मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, या तो फिर रिकन्वेंस्ड हो जाते हैं या रीशेड्यूल्ड हो जाती है। चलो आज मीटिंग कैंसिल हुई, इस तारीख को फिर से मीटिंग होगी, बराबर, हफ्ते बाद 20 दिन बाद जो भी उसमें तारीख दी जाए कि भाई आज मीटिंग कैंसिल हुई, अब इतने दिनों बाद फिर से मीटिंग होगी, बराबर। अगर क्वारम के हिसाब से मेंबर नहीं हुए तो होता है ना यार कि कोई बीमार पड़ गया है मेंबर, कोई किसी के घर में शादी है, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, कोई क्या हो गया, तो कुछ भी रीजन हो सकता है कि अगर मेंबर प्रेजेंट नहीं हुए तो वो रीशेड्यूल्ड होगा। या आज का प्रेजेंट टाइम है कि आज के टाइम में जो है वो कंपनी और गवर्नमेंट भी अलाउड करती है कि अगर कोई मेंबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ज्वाइन होना चाहता है तो भी वो ज्वाइन हो सकता है। कोई दूसरे शहर में है और वहां से वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा है कोई भी रीजन की वजह से, तो वहां घर बैठे अगर वो वीडियो कॉल के थ्रू भी ज्वाइंट हो रहा है मीटिंग में तो भी उसे अलाउड है। वीडियो कॉल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, अगर इसके थ्रू वो मीटिंग में ज्वाइंट हो रहे हैं ना सभी मेंबर्स जितने भी रिक्वायरमेंट है, तो भी वो मीटिंग आगे बढ़ती है। लेकिन अगर जो है वो स्पेसिफाइड मेंबर जो भी होते हैं वो quorum के अकॉर्डिंग अगर नहीं आए हैं तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है और रीशेड्यूल्ड होती है। और अगर वो रीशेड्यूल्ड या रिकन्वेंस्ड हुई कि इफ मीटिंग इज रिकन्वेंस्ड, तो फिर क्वारम तो मेंटेन ही रहता है ना। भाई सपोज पहले आज मीटिंग थी तो मीटिंग में बताया गया कि मिनिमम 15 लोग आने चाहिए, अब 15 में से आई जो है वो 8 लोग या 10 लोग आए हैं, तो मीटिंग कैंसिल हो गई, क्योंकि क्वारम था कि भाई आज की तारीख में, आज अगर जो है वो ये डेट है तो उसमें मीटिंग थी कि 15 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं आए 10 ही लोग आए, मीटिंग कैंसिल। और बता दिया गया कि अगले मंडे को फिर से मीटिंग होगी, बराबर ना, कि अगले मंडे को मीटिंग होगी, ऐसा एक डिसाइड हुआ। अब दूसरे मंडे को इफ मीटिंग इज रिकन्वेंस्ड, सेकंड मंडे फिर से जो है वो मीटिंग हुई, तो क्वारम तो वही है ना, 15 लोग आने चाहिए, लेकिन उस दिन भी 15 आए नहीं, 9 ही लोग आए और भी कम आए। तो ऐसे वक्त जो मीटिंग का टाइम होता है ना, समझना, मीटिंग का टाइम होता है उसके बाद 30 मिनट तक, आधे घंटे तक इंतजार किया जाता है। और अगर कोई भी नहीं आया ना, तो जितने मेंबर आए उसी को ही एज अ quorum डिसाइड करके और मीटिंग आगे बढ़ाते हैं, बरोबर। कि अगर मीटिंग रिकन्वेंस्ड हुई है, सो प्रेजेंट मेंबर्स इज अ क्वारम ऑफ मीटिंग, जितने प्रेजेंट मेंबर्स हैं उसी को ही क्वारम मान लेते हैं। फिर इंतजार नहीं करते भाई कि भाई आज भी 15 लोग की जरूरत थी, 10 ही आए हैं, 9 ही आए हैं, फिर से मीटिंग कैंसिल, फिर अगले हफ्ते रखते हैं, फिर से 9 ही आए, फिर से मीटिंग कैंसिल, अगले हफ्ते रखते हैं, ये तो फिर कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए एक ही बार इंतजार करते हैं कि चलो 15 लोगों का क्वारम है, आज मीटिंग है, नहीं आए हैं, कम लोग आए हैं, ठीक है अगले मंडे को होगी, अगले मंडे को भी कम आए, दूसरी बार नहीं, आज मीटिंग में फैसला हो जाएगा जो भी होगा, बरोबर, ये ध्यान में रखना। एंड अबव प्रोविजन इज नॉट फॉर वन पर्सन कंपनी, ये बात है कि भाई ये जो पॉइंट है वो वन पर्सन कंपनी को लागू नहीं होते। अब वन पर्सन कंपनी अकेला मालिक है, अकेला ही सब चला रहा है, तो वो अपने हिसाब से कॉरम डिसाइड करता है, बराबर ना, अपने हिसाब से कॉरम डिसाइड करता है कि भाई कितने मेंबर्स होने चाहिए कितने नहीं। वो पहली मीटिंग में अगर बोलेगा कि भाई जितने आएंगे उतने से हम डिसीजन ले लेंगे, हम इंतजार नहीं करने वाले, बात खत्म, है ना, वो उसका कॉरम वो खुद डिसाइड करेगा। समझ आ रही है बात? तो ये टॉपिक्स एजेंडा, नोटिस, क्वारम ध्यान में आ रहा है ना। अब उसके बाद के जो दूसरे 2-3 टॉपिक हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।